नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। देखिए दोस्तों, आप एनटीए यूजीसी नेट लॉ में तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अभी नेट और जेआरएफ दोनों एक साथ क्लियर करें। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की तैयारी समान करनी चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा पेपर फर्स्ट की तैयारी करता है, सेकंड की तैयारी नहीं करता है, क्योंकि सेकंड पेपर जो लॉ सब्जेक्ट है उसमें प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाता, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाता। तो इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूं जो आपके नेट और जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ये इमिग्रेशन, रिफ्यूजी, ठीक है, इसके बारे में आज जानेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधा मैं टॉपिक पर आता हूं। दोस्तों, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ये जो इमिग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है, प्रवासी से संबंधित जो क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखिए, मैं पूरा सीरीज लेकर आ रहा हूं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये इमिग्रेंट क्या होता है, प्रवासी क्या होता है, प्रवासी के बारे में आप समझते हैं। यहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रहना, यहां पर राज्य से तात्पर्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से नहीं है। इसका मतलब राज्य से हमारा सीधा ताल्लुकात है कि एक देश से दूसरे देश में कोई भी कारण हो, यदि वहां चला जाए, वहां रहना चाहे, तब ऐसी स्थिति में क्या उनको अधिकार नहीं मिलनी चाहिए? उनकी राष्ट्रीयता तो नहीं है, फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारे राइट्स प्राप्त हैं। तो सबसे पहले प्रवासी का मतलब क्या समझते हो? वे व्यक्ति होते हैं जो अपने मूल देश से किसी अन्य देश में अस्थायी या स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से जाते हैं। ठीक है, कारण कुछ भी हो, कारण हम बताएंगे। इससे संबंधित कौन कौन से कन्वेंशन है, क्या लीडिंग केस है, इसको आपको ध्यान देना है। फिर कहता है, प्रशासन को राज्यों के आंतरिक कानूनों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अपने देश के भी कानून होती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसके माध्यम से ऐसे लोगों को अधिकार दिया जाए या अधिकार न दिया जाए, ये मूल उद्देश्य है। ठीक है, यहां पर जो है डेफिनेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो किसी विदेशी देश में स्थायी रूप से रहने आता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में बांग्लादेश के बहुत सारे लोग, रोहिंग्या मुसलमान के भी दूसरी बात करेंगे हम। ठीक है, पहला जो है बांग्लादेशी या और किसी बर्मा देश, ठीक है, बर्मा देश के लोग जो हैं भारत में आकर रह रहे हैं। म्यांमार जिसको आप लोग कहते हैं, म्यांमार से बहुत सारे लोग भागकर जो है अपने देश में आए हुए हैं। रोहिंग्या मुसलमान की बात करें, पर्टिकुलर जो हमारे जो पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पर ज्यादातर लोग जो है रहते हैं। ठीक है, क्या उनको अधिकार प्राप्त है कि किसी दूसरे देश में रहे? तो यहां पर डेफिनेशन कहता है कि वह व्यक्ति होता है जो किसी विदेशी देश में स्थायी रूप से रहने आते हैं, या विभिन्न कारणों से हो सकता है। जैसे कोई रोजगार के लिए आया हो, कोई शिक्षा के लिए आया हो, कोई शरण लेने आया हो, या पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए आया हो। यानी कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में, ठीक है, एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, मान लीजिए बांग्लादेश का कोई व्यक्ति इंडिया में शादी किया हुआ है और उनके पत्नी, उनके बच्चे भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी कारण से वीजा नहीं मिल रहा है। तब ऐसे स्थिति में वो क्या सोचता है कि मैं जैसे तैसे करके इंडिया पहुंच जाऊं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां जो है क्या क्या चीजें, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, शरण के लिए या पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए यहां पर जो है शरण लेते हैं, प्रवास करते हैं। यहां पर लीगल फ्रेमवर्क के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित कौन कौन से कानून बने हुए हैं। जहां एक और राज्यों को विदेशियों के प्रवेश और निवास पर नियंत्रण करने का संप्रभु अधिकार होता है, वही अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए
कुछ मूलभूत सिद्धांत प्रदान करता है। मान लीजिए कोई भी कारण हो, यदि कोई देश के किसी देश के लोग किसी दूसरे देश में आकर रह रहे हैं तो वह उस देश के, ठीक है, कानूनी व्यवस्था कुछ भी हो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या क्या चीजें हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर में इसके प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा चीज है इंटरनेशनल, ठीक है, कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीसीपीआर 1966 में भी दिया हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज 1990, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कानून को आपको याद रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन बना हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट, जितने भी प्रवासी हैं जो काम करने के लिए या उनके सदस्यों से मिलने के लिए, पारिवारिक सदस्यों से मिलने के लिए यहां पर आए हुए हैं, तो उनके लिए 1990 में जो है ये कन्वेंशन बना हुआ है। ये 3 कन्वेंशन को आपको याद कर लेना है। अब यहां पर देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिविंग केस, आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट एक्स पार्टी चहल, 1996 का है, यूके एंड ईसीएचआर, यूरोपियन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो यहां जो है आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ होम डिपार्टमेंट, ये किससे संबंधित केस पूछेगा तो ये जो है आपका इमिग्रेंट से संबंधित है या प्रवासी से संबंधित है। फैक्ट क्या कहता है, चहल नाम का एक व्यक्ति है, एक भारतीय नागरिक था और सिख अलगाववादी था। ठीक है, क्या था, चहल जो है एक भारतीय नागरिक और सिख अलगाववादी थे जिन्हें यूके में हिरासत में लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर निर्वासित करने का प्रस्ताव था। निर्वासित मतलब उनके देश भेज देने, भारत भेज देने, यूके में चला गया था। ठीक है, आप समझ आए फैक्ट क्या है। चहल नाम का एक भारतीय नागरिक जो है, भारतीय नागरिक, वो यूके में जाकर शरण लिया हुआ था। ठीक है, और यूके में उन्हें हिरासत में लिया गया। उनसे पूछा जाएगा कि भाई दिखाइए वीजा, पासपोर्ट दिखाइए, वीजा दिखाइए, और उन्होंने वीजा नहीं दिखा पाया तो समझ लीजिएगा कि वो जो है वैलिड पर्सन नहीं है। तो उनको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर निर्वासित करने का प्रस्ताव था, यानी कि उसके देश यानी कि भारत में भेजने का एक प्रस्ताव था। कानूनी मुद्दा था क्या निर्वासन यूरोपीय मानवाधिकार संधि के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन होगा। यदि वो व्यक्ति रह रहा है और वो भारत भेजना चाहता है, तब ऐसी स्थिति में कानूनी मुद्दा ये उठ रहा है, क्या निर्वासन यूरोपीय मानवाधिकार संधि, ये जो ईसीएचआर है, ईसीएचआर, ठीक है, ईसीएचआर का उल्लंघन माना जाएगा। ईसीएचआर का जो आर्टिकल 3 है उसमें दिया हुआ है कि भैया उनको भी रहने दिया जाए, उनको भी रहने दिया जाए, उनको भी कुछ राइट्स प्राप्त है। ऐसे निर्वासन करना क्या ये सही माना जाए या सही न माना जाए। ठीक है, तो यहां पर जो है जजमेंट आया कि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने कहा निर्वासन चहल को भारत में यातना का सामना करने के लिए मजबूर करेगा और यह अनुच्छेद 3 का उल्लंघन होगा। यदि मान लीजिए उनको भेज दिया जाएगा तो हो सकता है कि भारत में उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये उल्लंघन माना जाएगा। भाई कोई भी कारण से चोरी करके, हत्या करके या कोई भी कारण से एक देश से दूसरे देश में चला जाएगा, तब ऐसे स्थिति में यदि उस देश के लोग जो है मान लीजिए उनके अपने देश में भेज दिया जाएगा तो उनके देश के लोग उसको यातना दे सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 3 ऑफ द ईसीएचआर, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो यहां जो है उसका उल्लंघन हो सकता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, फॉर्म यू थिंक यूनाइटेड स्टेट 1893 यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। क्या फॉर्म यू थिंक यूनाइटेड स्टेट का है। एक संघीय कानून के तहत चीनी प्रवासियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी, न करने पर उन्हें निर्वासित किया गया।
ये चाइना का आदमी है और वो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका चला गया था। तो अमेरिका ने कहा कि भैया आपके पास में कोई दस्तावेज नहीं है, कुल मिलाकर वीजा नहीं है, ठीक है। यहां पर जो भी कार्ड होता है, यूएस में कुछ कार्ड होता है, ठीक है, उस कार्ड का होना जरूरी है। उन्होंने कार्ड नहीं बनाया। तब उन्होंने कहा कि भैया आपको जो है अपना देश जाना पड़ेगा, यहां नहीं रह सकते। वहां की सरकार से बातचीत किया और कहा कि हम आपको अपना देश, खुद का देश भेजना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर कानूनी मुद्दा आया, क्या निर्वासन कानून संवैधानिक था, ठीक है, इसको निर्वासन किया जा रहा था, तो क्या ये कानून जो है सही था कि नहीं था, इसको बोलते हैं डिपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के अप्रवासी नागरिकों को निर्वासित करने के अधिकार को बरकरार रखा, यानी कि कहा कि बिल्कुल भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में पर्टिकुलर इसका कानून बना हुआ है, जब कानून की दृष्टि से देखेंगे तो उनको अपना देश भेज देना चाहिए, ऐसा कानूनी व्यवस्था अमेरिका में मौजूद है। उसी कानून के तहत जो है उनको जो है डिपोर्टेशन करना कानूनी माना, यानी कि वैलिड माना, लीगल माना, ठीक है। इस केस को भी याद रखना है। हिर्सी जामा एंड अदर वर्सेस इटली 2012 का केस है। ये भी यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। इसको भी आपको जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्या है इसमें, सोमालिया और इरिट्रिया से आए प्रवासियों को इटली की नौसेना में समुद्र में रोककर लीबिया वापस भेज दिया। देखिएगा यहां पर जो है कहां कहां का, सोमालिया और इरिट्रिया, ठीक है, दो देश हैं जहां से कुछ प्रवासी जो है इटली आ गए थे। तो इटली की नौसेना ने समुद्र में रोककर लीबिया वापस भेज दिया, ठीक है। यहां पर दो देश के प्रवासी थे, समुद्र में आ रहे थे, तब इटली की नौसेना जो थी उनको जो है सारे प्रवासियों को लीबिया वापस भेज दिया। कानूनी मुद्दा क्या है, क्या इटली ने उनकी शरण मांगों की समीक्षा किए बिना उन्हें वापस भेजकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन किया है? इटली कम से कम क्या करना था, इंक्वायरी करना था। बिना इंक्वायरी किए, बिना सही जानकारी प्राप्त किए उनको, प्रवासियों को, कहां के प्रवासियों को, सोमालिया और इरिट्रिया के प्रवासियों को जो लीबिया भेज दिया, वो इसी एचआर के अंतर्गत वैलिड है या नहीं। तब इसी एचआर ने माना कि इटली ने सामूहिक निर्वासन पर रोक लगाने वाले प्रोटोकॉल 4 के अनुच्छेद 3 और 4 का उल्लंघन किया है। यहां पर इसी एचआर में तो स्पष्ट कानून है, ऐसे लोगों को आप जो है, ठीक है, वापस किसी दूसरे देश में कैसे भेज सकते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के अंतर्गत जो है वो उल्लंघन माना, ठीक है। तो यहां पर इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रवासी अधिकारों का महत्व क्या है, तो यहां पर 4 पॉइंट, हमने 5 पॉइंट बताया है, इसको याद कर लीजिएगा। मनमाने हिरासत से सुरक्षा, मनमाने हिरासत नहीं कर सकते, इससे सुरक्षा प्रदान करता है। शरण की मांग का अधिकार है, उन्हें भी उस देश में रहने का अधिकार है। तो ये अधिकार है। फैमिली यूनिफिकेशन, पारिवारिक पुनर्मिलन किया जा सकता है। राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, काम और शिक्षा का अधिकार है। और अनुप्रेषण निषेध सिद्धांत, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, अनुप्रेषण निषेध सिद्धांत, यानी कि उनको उसके देश भेजने के पहले पूरी जानकारी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल को याद कर लीजिए। क्या दोस्तों, ये थी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है इमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी से संबंधित। अभी आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रिफ्यूजी, शरणार्थी क्या होता है। शरणार्थी को भी इसी क्रम में याद कर लेते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार या किसी विशेष सामाजिक समूह के सदस्य होने के कारण उत्पीड़न के वास्तविक भय से अपने देश में भाग जाता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, पहले जमाने में क्या होता था कि एक देश दूसरे देश पर हमला करता था, ठीक है। हमला होने के डर से जो है वो राज्य को छोड़ देता था, वो देश को छोड़ देता था,
ठीक है। या आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए अभी आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल जाए, तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, या वहां पर अत्याचार चले, किसी भी देश में अत्याचार चले, उस अत्याचार से बचने के लिए जो है वो देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते थे। उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों, कारण कुछ भी हो, नस्ल के आधार पर भी होता है, धर्म के आधार पर भी होता है, राष्ट्रीयता के आधार पर भी होता है, राजनीतिक विचार के आधार पर भी होता है, या किसी विशेष सामाजिक समूह जो है खुद चाहता है कि यहां नहीं रहना चाहिए, इस देश में रहने लायक नहीं है, तब ऐसे स्थिति में दूसरे देश में जो अपने रिश्तेदार रहते हैं या रिश्तेदार नहीं भी रहते हैं, तो जो बाउंड्री से बाहर के देश में जो है वो जाकर शरण लेता है। ठीक है। इसमें लीगल सोर्स क्या है, देखो 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन बना हुआ है, 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन बना हुआ है, 1967 में प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी। ये दो कानून आपको याद रखना है। ठीक है। एक रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है 1967 में बना, और दूसरा जो है इससे संबंधित प्रोटोकॉल जो है स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी से संबंधित कानून भी 1967 में बना है। ठीक है। शरणार्थी की स्थिति से संबंधित है। और यहां पर जो है भारत 1951 के संधि पर हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन यह अनुप्रेषण निषेध और अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत नियमों का पालन करता है। याद रखिएगा 1951 में जो रिफ्यूजी कन्वेंशन बना हुआ था उसमें भारत सिग्नेचरी स्टेट नहीं है, उसके बावजूद भी अनुप्रेषण निषेध यानी कि उसको भगाएगा नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत नियमों का पालन करता है। ठीक है। इंटरनेशनल कस्टमरी रूल्स का जो है, ठीक है, नॉर्म्स का जो है वो पालन करता है। इससे संबंधित भारत में कोई कानून भी नहीं बना है। ठीक है। प्रिंसिपल देखिएगा, अनुप्रेषण निषेध का सिद्धांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। नॉन रिफॉलमेंट क्या होता है, यह किसी भी शरणार्थी को उस देश में वापस भेजने से रोकता है जहां उसे जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है, जिससे बचने के लिए दूसरे देश में शरण लिया हुआ है। शरणार्थी ऐसा नहीं होता, कुछ न कुछ उसके साथ में प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम के कारण से जो है उस देश में आया हुआ है, और यदि उसी देश में भेज दिया जाएगा, सोचो जब हम एक मकान खाली करते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, फिर उस मकान में हम कभी नहीं जाते। ठीक है। मान लीजिए आपको मकान किराए में लिए हो और कारण कुछ भी हो, मकान मालिक और किराएदार के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, जिसके कारण से वो मकान खाली कर दिया हो, और आपको कहा जाए कि आपको वही रहना है। मान लीजिए हमने एक गांव किसी भी कारण से छोड़कर दूसरे गांव चले जाते हैं, फिर यदि वो उसी गांव में रहने की बात आएगा, कितना टसन होगा भाई बताओ, कितना लड़ाई झगड़ा वाली बात होगा। तो यहां पर वही बात कहता है कि उसके जीवन और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है। तो यहां पर जो है इसको याद रखना है, 1951 के अनुच्छेद 33(1) याद रखिएगा। ये जो 1951 में शरणार्थियों के लिए जो कन्वेंशन बना हुआ है, आर्टिकल 33 का 1, ठीक है, कि जो कन्वेंशन है, कोई अनुबंध करने वाला राज्य किसी शरणार्थी को निष्कासित या वापस नहीं भेजेगा। जो भी सिग्नेचर किया हुआ 1951 के कन्वेंशन में, फिर शरणार्थियों को आपको उनके अपनी मजबूरी में रहने दिया जाए, उनको वापस उस देश में नहीं भेजा जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है। पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट होगा दोस्तों। आप लोग जो है इस तरह से याद कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो जरूर बताएं। यहां पर प्रमुख केस क्या क्या है देखिएगा। यहां पर सॉरी, ठीक है, यही चीजें हैं। देखिएगा यहां पर सोरिंग वर्सेस यूनाइटेड किंगडम 1989 ECHR बहुत जबरदस्त काम करता है। सोरिंग एक जर्मन नागरिक को यूके से अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाना था, जहां उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ता। सोरिंग एक जर्मन नागरिक था और यूके से अमेरिका में कोई अपराध किया हुआ था। और कहां का व्यक्ति था?
सोइरिंग था, एक जर्मनी व्यक्ति था, जर्मनी नागरिक था और वो यूके में आ गया था। ठीक है, वो अमेरिका में कोई अपराध किया था, तो यहां पर यूके ने कहा कि उसको अमेरिका में भेज दिया जाए, अमेरिका को दे दिया जाए, और यदि उनको दे दिया जाता उनकी मौत की सजा का सामना करना पड़ता। तब ऐसे स्थिति में क्या प्रत्यर्पण यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन होगा? अमानवीय अपमानजनक व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निर्णय में हाँ कहा, न्यायालय ने कहा कि यदि उस व्यक्ति को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़े तो उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, अमानवीय व्यवहार यदि वो देश करेगा, देखिएगा यहां पर 3 देश हैं, एक जर्मनी का व्यक्ति है, यूके में आया हुआ है और अमेरिका में अपराध किया हुआ है। तो यूके कहता है कि उस व्यक्ति को अमेरिका में सौंप दिया जाए और अमेरिका उनको मौत की सजा सुनाए। तब ऐसे स्थिति में आर्टिकल 3 किसका? ECHR, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 3 के अंतर्गत कहता है कि ये अमानवीय व्यवहार होगा, इसलिए उन्हें न भेजा जाए। ठीक है, AS वर्सेस स्विट्जरलैंड का केस है दोस्तों। ठीक है, AS वर्सेस स्विट्जरलैंड 1991 ECHR का केस है। एक ईरानी महिला ने ईरान में उत्पीड़न के डर से स्विट्जरलैंड में शरण मांगी, स्विट्जरलैंड चला गया था। ठीक है, कहां का है? एक ईरानी महिला है, ईरान की एक महिला है, ईरान में उनके साथ में उत्पीड़न हुआ था तो स्विट्जरलैंड में जाकर शरण मांगी। क्या ईरान में निर्वासन यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन का अनुच्छेद 3 का उल्लंघन होगा? यदि ईरान ऐसा करता है तो क्या अनुच्छेद 3 का उल्लंघन माना जाएगा? तो कहा कि हाँ, यातना के खतरे के कारण निर्वासन पर रोक लगा दी गई, यातना के कारण से, क्योंकि ईरान में उन्हें यातना दिया जा रहा था। तब ऐसे स्थिति में स्विट्जरलैंड से कहा कि आप ECHR के आर्टिकल 3 का पालन करें, उनको वापस न भेजा जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप सफल होंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1996 का ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, ये इंडिया का केस है। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों ने चकमा शरणार्थियों को बांग्लादेश वापस भेजने का प्रयास किया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चकमा शरणार्थी, जैसे रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अरुणाचल प्रदेश में तो वहां के जो अधिकारियों ने चकमा शरणार्थियों को बांग्लादेश वापस भेजने का प्रयास किया। तो यहां पर भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, यह माना गया कि गैर नागरिकों को भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, राइट टू लाइफ का पालन करने का अधिकार है, उसको नहीं भेजा जा सकता। हमारे यहां कोई विशेष कानून नहीं बना है, कोई विशेष कानून नहीं है, उसके बावजूद भी जो है हम लोग इंटरनेशनल कस्टमरी जो रूल्स होते हैं उसका हम पालन करते हैं। यहां पर देखिएगा, राइट ऑफ रिफ्यूजी, शरणार्थियों के अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का प्राप्त है, राइट अगेंस्ट टॉर्चर यानी कि यातना के खिलाफ अधिकार है, राइट टू सीक एसलम शरण मांगने का अधिकार है, राइट टू नॉन रिफॉल्मेंट अनुप्रेषण निषेध का अधिकार है। ये वाला बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन एंड वर्क शिक्षा और कार्य का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चैलेंजेस इन इंडिया, भारत में चुनौतियां क्या है? कोई विशेष शरणार्थी कानून नहीं है हमारे यहाँ। शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत नियंत्रित किया जाता है। शरणार्थियों को हमारे यहाँ फॉरेनर्स एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत जो है इनको हम नियंत्रित करते हैं, ट्रीट करते हैं। कानूनी स्पष्टता की कमी के कारण मनमानी कार्रवाई हो सकती है, इससे संबंधित कोई कानून नहीं बना है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। शरणार्थियों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जानी चाहिए। भारत भले शरणार्थी सम्मेलन का सदस्य नहीं है, लेकिन वह मानवीय सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ये सब ह्यूमन राइट्स का विषय है, सब ह्यूमन राइट्स का विषय है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हो तो जरूर कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।